इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी बीमारी जो आपके इम्यून सेल्स के अंदर छिपी हो, जो आपके बॉडी के अंदर खुद ही हो, और वो साइलेंट किलर जो है वो बिहारी फोक सिंगर शारदा सिन्हा जी को हमसे दूर ले गया। 5 नवंबर की बात है, ये सब खबरें सबको मालूम है। लेकिन हम यहाँ स्पेशली क्या बात करेंगे, हमें बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हुआ है। अब क्योंकि हम मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैंने बोला, इम्यून सेल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, वो खतरनाक हो जाती है, साइलेंट किलर बन जाती है। लेकिन स्पेशली हम कब घबराते हैं, जब वो आपके टेस्ट में नहीं आते हैं, जब वो पकड़ में नहीं आते हैं। तो उसी का नाम है, जो इनको बीमारी हुई थी उसका नाम है मल्टीपल माइलोमा। अब मल्टीपल माइलोमा बहुत से लोग बोल रहे हैं, बहुत से न्यूज़ हमने देखा है, उसमें लोग जनरली समझ नहीं पा रहे कि मल्टीपल माइलोमा आखिर है क्या। खून में होने वाले कैंसर को हम मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। खून के किस पार्ट में फैलता है, और जो ब्लड है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद है ना। हम मेडिकल लाइन से है, और आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसमें ये बीमारी डिटेक्ट हुई है या फिर नहीं हो रही है, या फिर क्या ऐसा होगा बॉडी में चेंजेस जिसकी वजह से हम ये समझेंगे कि बॉडी में ये वाली प्रॉब्लम है, क्या ये हर साल बढ़ रहा है, या जिसको हो जाता है उसके जिंदा रहने के चांसेस है भी या नहीं है, क्या कोई इसका इलाज है? अगर इलाज है तो आज जो शारदा सिन्हा जी हैं वो हमारे बीच क्यों नहीं है? अगर आप मेडिकल लाइन से हो तो आपके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बन जाती है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी पेशेंट, तो उसकी बीमारी पकड़ में आनी चाहिए। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच से कोई अगर गया है तो वो किसी बीमारी के चलते गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्मली ब्लड में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, लेकिन हम उसको क्लासिफिकेशन उसका जब हम करते हैं तो नॉर्मली दो चीज़ें आपको मिलती है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें हम देखते हैं कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। ये 45% होता है। अगर हम 100% की बात करें तो ये 45% होता है। जो प्लेटलेट्स है ये 55% होता है। लेकिन इनके बीच में भी क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो जो आपके बॉडी में आरबीसी होते हैं वो 95.1% होते हैं अप्रॉक्स। जो डब्ल्यूबीसी होता है, जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, फाइट करता है, सेना है हमारे बॉडी की, वो लगभग 0.1% है। और जो प्लेटलेट्स है वो 4.8% है। अब आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। चलिए, जब हम देखते हैं कि हमें कहीं पे चोट लग जाता है, अगर ब्लीडिंग होने लगे, वहाँ से खून निकलने लगे, तो कुछ समय के बाद वो जो खून है वो फिर जम जाता है, वो खून आना बंद हो जाती है। ये होता है आपका प्लेटलेट्स की वजह से, जिसको हम बोल रहे हैं थ्रोम्बोसाइट। आगे जा करके जो आपका डब्ल्यूबीसी है वो भी परिवर्तित हो जाता है, मतलब उसके भी वर्गीकरण हो जाते हैं, क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं। जिसमें क्या है, जिसमें ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट, यहाँ पे मैंने स्किप किया क्योंकि आपको मैं जल्दी से समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट के अंदर में देखिए, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये एक ग्रुप में है, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट से एक ग्रुप में है, जो कि इसी के अंडर में आप देख सकते हो कितने कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, हमारा प्लाज्मा सेल्स, जो कि बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाता है। अब आपने हमेशा सुना होगा कि एंटीबॉडीज क्या करता है। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादा निकल करके आपकी बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखता है, और उस इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है आपकी बॉडी के अंदर में जो भी इन्फेक्शन आए। ये लगभग 55% है। ये सारी चीज़ें आपके खून में मौजूद है और अपना अपना काम कर रही है। इसीलिए आप भी अपना काम करो। आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना, अगर अभी आप कोर्सेज कर रहे हो, और बाद में जाकर के पेशेंट्स की अच्छे से क्योर करना, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। और ट्रीटमेंट कब होता है, जब आप उसका जड़ समझोगे, जब आप ये समझोगे कि पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पेशेंट की बॉडी के अंदर होने वाले एक छोटे से चेंजेस को भी आप पकड़ पाओ। प्लाज्मा सेल्स के अंदर में आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भी आता है, जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सभी चीज़ें होती है, ठीक है। ये मैं सिंबल में लिख रही हूँ, फटाफट से हम समझेंगे। पानी होता है 92%, प्रोटीन पाया जाता है 7%, वेस्ट जो आपकी बॉडी से निकलता है गंदगी वो भी पाई जाती है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसके अंदर में पोषक तत्व होते हैं न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और हार्मोन्स होते हैं, गैसेज भी पाए जाते हैं। गैस में क्या क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, N2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके बाद प्रोटीन में भी 3 तरीके का प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। ये इससे कोरिलेट करता है क्योंकि WBC का एक टाइप है प्लाज्मा सेल।
लेकिन वो जब इसकी फॉर्मेशन होती है उसके बाद हमने इसको क्लासीफाई किया है, उसके बाद हमने इसको अलग किया है, तो वो एक अलग मैटर है, बहुत डिटेलिंग में आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे बना, इससे ये कैसे बन गया। और आप सोचो कि जो ब्लड कैंसर की बात हो रही है, अब मैं मुद्दे की बात कर लेती हूँ, ये जो ब्लड कैंसर है वो किस में हो रहा है, वो आपके प्लाज्मा सेल में हो रहा है। अब प्लाज्मा सेल क्या करती है, हमने क्या बोला, एंटीबॉडीज बनाती है। अब जो एंटीबॉडीज है वो दिखती कैसी है, जो एंटीबॉडीज है वो आपकी ऐसी दिखती है, ठीक है। अब जब ऐसी दिखेगी तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे हेवी चेन। जो छोटी वाली है, ये जो छोटी वाली, इसको हम बोलते हैं लाइट चेन, मतलब हल्की सी चेन। हड्डी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हड्डी के बीच में ये लाल लाल सा स्पॉन्जी बोन, यानी स्पंज टाइप का आपको देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं बोन मैरो। और ये लाल लाल है तो रेड बोन मैरो होगा। ये येलो वाला पार्ट है जो कि बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो लाल वाला ज्यादा बन जाता है, लाल वाला ज्यादा हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। अब यही बोन मैरो के हड्डी के अंदर बोन मैरो है, और इसी बोन मैरो से आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो भी प्लेटलेट्स है, जो भी आपका प्लाज्मा सेल्स है, सब कुछ यहीं से बनता है। यानी खून कहाँ से बना, खून आपके बोन मैरो से बना। अब चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीला हो, चाहे वो प्लाज्मा सेल्स हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, सब कुछ कहाँ से बन रहा है, बोन मैरो से बन रहा है। समझ में आया फिर नहीं है, कहाँ से बन रहा है, बोन मैरो से बन रहा है। तो ये जो बोन मैरो है इसमें कैंसर हो जाता है। इसमें कौन से कोशिका में, अब यहाँ पे तो लाल भी है, यहाँ पे तो डब्ल्यूबीसी भी, यहाँ पे तो प्लेटलेट्स भी है, बहुत सारी कोशिकाएं बन रही है ना, तो उसमें आपके प्लाज्मा सेल में वो कैंसर हो जाता है। इसीलिए हमने इसको बोला है कि ये ब्लड कैंसर है। कंफ्यूजन वाली ये बात है कि ये जो मल्टीपल माइलोमा जो हमने बोला है, पहली बात मल्टीपल क्यों बोला, दूसरी बात कैंसर को माइलोमा क्यों बोल रहे हैं। जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब क्या है, कि वो बढ़ रही है। क्या मतलब, वो बढ़ रही है, ठीक है। तो मल्टीपल यानी बहुत सारे। अब माइलोमा क्यों बोल रहे हैं, ओमा का मतलब होता है ट्यूमर, और हम ट्यूमर किसको बोलते हैं, ट्यूमर हम बोलते हैं कैंसर को, ठीक है। ये जो बचा इसका मतलब होता है मैरो, मैरो ट्यूमर। बोन मैरो हड्डी में है तो बोन मैरो में ट्यूमर हो गया। अब बोन मैरो में ट्यूमर हो गया, जहां से ब्लड सभी बनती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि आम तौर की भाषा में, नॉर्मली अगर हम देखें तो ब्लड कैंसर है, बिल्कुल ब्लड कैंसर है। बोन मैरो ही ब्लड बना रही है ना, सारी चीजें बना रही है, और ब्लड के अंदर ही ये सब चीजें हैं, प्लाज्मा सेल ब्लड के अंदर ही है, तो हुआ ना ये ब्लड का कैंसर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल माइलोमा। ब्लड के अंदर में एक स्पेशली एक सेल है, स्पेशल सेल है प्लाज्मा सेल, उसमें कैंसर हो गया, और वो बहुत सारे हो रहे हैं। वो इतने सारे हो गए कि आपका नॉर्मल सेल कम पड़ गया और कैंसर वाला सेल ज्यादा हो गया। जब कैंसर वाला सेल ज्यादा हो गया तो नॉर्मल सेल का काम क्या था, एंटीबॉडीज को निकालना, फाइट करना। लेकिन जो कैंसर वाला सेल है ना, वो बहुत ज्यादा हो गया, अपनी संख्या को बढ़ा लिया, लेकिन अब वो भी कॉपी कर रहा है कि हाँ हाँ, पहले वाला जो प्लाज्मा सेल था उसकी कॉपी कर रहा है कि मैं भी एंटीबॉडीज निकालूंगा। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि पहले वाला जो प्लाज्मा सेल जो कि बिल्कुल हेल्दी था, वो जब एंटीबॉडीज को निकालता था तो उसके एंटीबॉडीज ऐसे होते थे, वो बिल्कुल हेल्दी होते थे, और मेरे बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के लिए वो अच्छे हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। लेकिन अब जो डिफेक्टिव वाला है, जो कि कैंसरस सेल है, वो भी तो काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, एंटीबॉडीज निकाल रहा है, लेकिन वो डिफेक्टिव एंटीबॉडीज को निकालता है, जिसको हम बोलते हैं एम प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एम प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक टाइप का प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीबॉडीज एक टाइप का प्रोटीन होता है। बॉडी में अगर एक टाइप का प्रोटीन निकला जो कि आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा सेल जो कि बिल्कुल कैंसर वाला है और वो प्रोटीन बना रहा है, तो वो खतरनाक तो होगा ही ना। तो वो जो प्रोटीन है उसी को हम बोल रहे हैं एम प्रोटीन। मतलब क्या है, एम प्रोटीन को हम एम स्पाइक भी बोल सकते हैं। और जो प्लाज्मा सेल है वो डिफेक्टिव बना रहा है एंटीबॉडीज को, जिसमें क्या कर रहा है, जिसमें वो दो तरीके का एंटीबॉडीज बनाता है। जब ये एम प्रोटीन या एम स्पाइक जब बनने लगता है, जो कि डिफेक्टिव है बिल्कुल भी, तो आपके बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है, इन्फेक्शन से वो नहीं लड़ सकता है। लेकिन हाँ, जब उस पेशेंट का इलाज होगा और ये जो डिफेक्टिव जो भी एंटीबॉडीज है अगर ये बॉडी में कम होते जाएंगे, तो हमें ये पता जरूर चल जाता है कि हाँ, पेशेंट का इलाज अच्छे से हो रहा है, दवाइयाँ काम कर रही है, पेशेंट रिकवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कुछ भी हेल्प नहीं करता, ये डिफेक्टिव है, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट में ये जो डिफेक्टिव एंटीबॉडीज है वो होते नहीं है। बहुत से पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ लाइट चेन होते हैं, ये लाइट चेन होते हैं, और इनकी संख्या भी कम होती है। हर साल अगर आप देखोगे कि ये जो मल्टीपल माइलोमा है,
ये हर साल लगभग 1%, 10% या बहुत ही रेयरली कम से कम 1 लाख में 7 लोगों को हर साल हो रहा है ये, ठीक है। अब स्टेज 1 होता है जिसमें आपका है मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अंडर डिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। अब नाम बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि क्या मल्टीपल माइलोमा के जो पेशेंट होते हैं वो जी पाते हैं? बिल्कुल जी पाते हैं। 10 सालों तक वो अगर वो इलाज करवाएंगे तो वो 10 सालों तक सर्वाइव कर जाते हैं। क्या ये कंडीशन रेयर है? बिल्कुल रेयर है, क्योंकि हर साल स्टेज 1 के जो लोग हैं वो 1% है, स्टेज 2 के जो लोग हैं वो 10% है, और स्टेज 3 के जो लोग हैं वो 7 हैं 1 लाख में। लेकिन ये जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कमी कहाँ है? कमी हमारे नॉलेज में है, क्योंकि हमको पता नहीं है। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा नाम है मोनोक्लोनल गैमोपैथी, गैमोपैथी का मतलब होता है एंटीबॉडीज। गामा की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि एंटीबॉडीज होता है उसको मैं बाद में आपको समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे गैमोपैथी का मतलब है कि एंटीबॉडीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मोनोक्लोनल इसका मतलब होता है कि एक ही सेल है। अभी जो कैंसरस सेल है उसकी संख्या बहुत कम है, एक है या 1 से 2 जाकर के बढ़ी है, बॉडी में बहुत कम है। अंडर डिटरमाइंड मतलब अभी हम उसको निर्धारित भी नहीं कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब अमाउंट, कितनी अमाउंट है वही लिखा हुआ है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MGUS। तो ये स्टेज 1 हो गया। स्मॉल्डरिंग मल्टीपल माइलोमा, इसमें जो 10% जो लोग हैं वो इससे ग्रसित है, मतलब थोड़ी सी संख्या उसकी बढ़ी है। जो कैंसर सेल, जो कि प्लाज्मा वाला कैंसर सेल है, उसकी संख्या अगर थोड़ी सी बढ़ जाए स्टेज 1 से हट करके तो ये सेकेंड स्टेज में आ जाती है, और जब ज्यादा हो जाए, ओवर हो जाए, तो वो मल्टीपल माइलोमा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद पेशेंट का अच्छे से देखभाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या पेशेंट जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। तो क्या इसका क्योर है? अगर हम देखेंगे, हम इसके सिम्टम्स को ट्रीटमेंट के जरिए हम इसके सिम्टम्स को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल कोशिश कर पाते हैं, लेकिन अगर स्थिति बद से बदतर होने लगे तो फिर मुश्किल वाली बात है। लेकिन बहुत सारे ट्रीटमेंट है, मैं आपको अभी बताऊंगी। ब्लड टेस्ट आपका करेगा। ब्लड टेस्ट करने का रीजन क्या है? ब्लड टेस्ट करने का रीजन है कि वो आपके आरबीसी को देखेगा, यानी खून को देखेगा, जो कि हमने बोला 95.1% आपकी बॉडी में है। अब यहाँ पे वो आपके हीमोग्लोबिन को चेक करेगा, और आपको भी करना है। अगर आप मेडिकल लाइन से हो और आप जाते हो हॉस्पिटल में, आप किसी की सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप हीमोग्लोबिन चेक करोगे, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डीएल से कम है, डेसीलीटर से अगर कम है, इसका मतलब है पेशेंट एनीमिया का कंडीशन सफर कर रहा है। मतलब पेशेंट की बॉडी में खून बहुत कम है, एनीमिया का केस बनता है। एनीमिया क्या होता है? जिसमें खून बहुत ज्यादा कम होता है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी हम चेक करेंगे। डब्ल्यूबीसी में हम स्पेशली क्या चेक करेंगे? जो लैब टेक्नीशियन वाले हैं वो आप ध्यान से सुनिए। जब आप डब्ल्यूबीसी पेशेंट का चेक करेंगे, आप क्या कर रहे हो? आप खूनी टेस्ट कर रहे हो ना, ब्लड टेस्ट के अंदर में। ये ब्लड टेस्ट के अंदर में आपने क्या चेक किया? हीमोग्लोबिन आपने चेक किया। दूसरा क्या किया आपने? डब्ल्यूबीसी चेक किया। डब्ल्यूबीसी में अगर आप देखोगे न्यूट्रोफिल लो है, जैसा कि मैंने बताया पहले कि डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या चीजें आती है। वापस आप इस वीडियो को बैक करो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए है। रेयर डिजीज है, समझना इंपॉर्टेंट है। भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन पेशेंट आता है तो उसका समाधान होना चाहिए। अगर डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल अगर लो है तो क्या होगा? इस मेडिकल टर्म को मैं पहले बता देती हूँ ताकि आपको एग्जाम्स में भी हेल्प मिल सके। अगर किसी के बॉडी में न्यूट्रोफिल कम है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है न्यूट्रोफिल, ठीक है, अगर वो कम है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से फाइट करने की क्षमता कम है। बॉडी कैपेबल नहीं है कोई भी इन्फेक्शन से, कोई भी बैक्टीरिया से लड़ने की। बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो पेशेंट की बॉडी के अंदर खून नहीं होगा, पेशेंट को थकावट महसूस होगी, पेशेंट का जो वजन है वो अचानक से कम होने लगेगा, लेकिन कोई भी रीज़न उसको नहीं दिखेगा। डब्ल्यूबीसी जब कम होगा तो फीवर अगर लगेगा तो फीवर लगते ही रह जाएगा। बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन लगेगा तो लगते ही रह जाएगा। अगर ये 1.9 10⁻³ पर ml से कम है, इसका मतलब है पेशेंट इस चीज से सफर कर रहा है। पेशेंट की बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन होगा, वो लड़ पाने में उसका बॉडी सक्षम अब नहीं है। प्लेटलेट अगर बॉडी में कम होगा, उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? मेडिकल टर्म में हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। 150 10⁻³ पर ml से कम है, इसका मतलब है कि पेशेंट किस चीज से सफर कर रहा है? पेशेंट सफर कर रहा है लो प्लेटलेट से, जिसको हमने क्या बोला है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम पहले खून में ये सब चीजें जांच करेंगे। दूसरा हमको क्या करना है? कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल चेक करना है। अब इसका मतलब क्या हो गया? क्या हुआ इसका मतलब? पहले मुझे ये बताइए। इसका मतलब है कि बॉडी में क्या क्या चीजें गड़बड़ है, पूरी बॉडी के अंदर आपको चेक करनी है। ये हम अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये सब भी ब्लड के में तो मिक्स होते हैं। बॉडी में क्या बहता है? बॉडी में खून ही तो बहता है,
और खून के अंदर सभी चीज़ें, गंदगी भी मिक्स होती चली जाती है, लेकिन वो अलग रास्ता है उनका निकालने का। अगर 10.2 mg पर ml से ज़्यादा होगा कैल्शियम आपके ब्लड में, आपके बॉडी में, तो क्या हो सकता है, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी की हड्डियों में फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप क्रिएटिनिन चेक करेंगे, अगर वो बढ़ा हुआ है 0.9 mg पर ml से ज़्यादा है, या फिर यूरिया ब्लड में ज़्यादा है 21 mg पर ml से जब ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है किडनी डिजीज़ होगी, क्योंकि जब आपका कैंसर वाला सेल ओवर काम करेगा तो वो आपको के बॉडी में कहीं ना कहीं किडनी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ब्लड भी कम है, सब कुछ कम है और कैंसरस सेल ब्लड में घूम रहे हैं और किडनी में वही कैंसर वाला सेल जा रहा है, तो वो आपकी किडनी पे ओवर पावर करता है। किसी काम को जितना ज़रूरत है बॉडी में, अगर उससे ज़्यादा होता है तो गड़बड़ी होती है, तो यहाँ पे किडनी डिजीज़ की संभावना हो जाती है। ठीक है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को हम चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? जब बॉडी में प्लाज्मा सेल में कैंसर हो गया तो हम उस प्लाज्मा कैंसरस जो भी सेल है, प्लाज्मा सेल है, कैंसर हो गया, अब उसका नाम क्या होगा, नया नाम उसका क्या होगा, माइलोमा सेल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सेल कैंसर सेल हो गया। अब तो कैंसर सेल हर बार नहीं बोलेंगे, अब उसका नया नाम है। जैसे आपका नाम डॉक्यूमेंट पे कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है, जब आप कॉलेज जाते हो, जब आप स्कूल जाते हो तो अलग नामों से आपको पुकारते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे ये पहले नॉर्मल हेल्दी प्लाज्मा सेल था, लेकिन अब ये कैंसर वाली सेल बन गई है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, माइलोमा सेल बोल रहे हैं। अब जैसे ही ये माइलोमा सेल जो कैंसर वाली सेल है, ये जब कैंसर वाली सेल पूरे बॉडी में जब घूम रही है, तो घूम घूम करके क्या कर रही है, घूम घूम करके एक प्रोटीन निकाल रही है फालतू का, और वो जो प्रोटीन है उसकी वजह से आपकी बॉडी में वही है एम प्रोटीन निकालती है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, किडनी आपकी डैमेज होती है। और साथ ही साथ इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं, ताकि हम पहचान पाए कि जो एम प्रोटीन है, जो कि फालतू प्रोटीन है, जो कौन निकाल रहा है, माइलोमा सेल, कैंसर वाली सेल निकाल रही है, वो कितनी है। हम नॉर्मल एंजाइम को भी चेक करते हैं, यानी कि टेस्ट करेंगे, एलडीएच टेस्ट करेंगे। और ये एलडीएच आपका बढ़ा हुआ, यानी कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि एंजाइम है, अगर वो बॉडी में बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जो कैंसर वाली माइलोमा सेल है वो बहुत तेजी से बॉडी में अपनी संख्या बढ़ा रही है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि पेशेंट के बॉडी में कैंसर कितनी तेजी से फैल रहा है। हम सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ये टेस्ट क्या है, ये बॉडी में जो कैंसर वाली सेल है ना, जो एम प्रोटीन निकाल रही है, फालतू वाला प्रोटीन निकाल रही है, फालतू वाले प्रोटीन का नाम क्या है, एम प्रोटीन। अब ये कितनी मात्रा में है, कितना है, कितनी अमाउंट में है, इसको हम किससे चेक करते हैं, SPEP, यानी कि सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये हम जैसे हम चार्ज लगा लेते हैं किसी चीज़ को, समझिए कि एक बॉक्स है और पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कनेक्ट है, और हम वहाँ पे अलग कर करके देखते हैं कि एम प्रोटीन कितना है ब्लड में, कितना मौजूद है, कितना नहीं मौजूद है, तो उसी को हम ये SPEP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे होता ये है कि कभी कभी बॉडी में आपके जो लाइट चेन है, मैंने जैसा कि बोला था कि एंटीबॉडीज कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ये, और यहाँ पे लाइट छोटी वाली बंधी हुई होती है, ठीक। लेकिन किसी किसी जो रोगी होता है, जो मल्टीपल माइलोमा का जो रोगी है, उसके बॉडी में ये जो लाइट वाली है, ये लाइट वाली ज़्यादा होती है, ऐसी वाली डिफेक्टिव वाली होती नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम उस पहले वाले मेथड से हम चेक नहीं कर पाते हैं। अगर सिर्फ लाइट वाला डिफेक्टिव जो एंटीबॉडी है अगर किसी रोगी के बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसको हम चेक करने के लिए सीरम फ्री लाइट चेन एस्से मेथड का उपयोग करते हैं। और इसमें भी जो छोटी वाली जो लाइट है, दो टाइप की होती है, कापा है, लैम्डा है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, कोई बिल्कुल हेल्दी है, उसकी बॉडी में ये जो लैम्डा है और ये जो कैप्पा है, ये दोनों बिल्कुल सेम रेशियो में रहेगा, सेम अनुपात में रहेगा। लेकिन जो रोगी है, जिसके बॉडी में फालतू वाला एम प्रोटीन बन रहा है या फिर कैंसरस सेल मौजूद है जो कि माइलोमा सेल था, अगर वो रोगी है, उस मल्टीपल माइलोमा का कोई भी रोगी है, तो उसकी बॉडी में ये जो लाइट चेन है, छोटी चेन है, ये एक अनुपात में रहेगी ही नहीं। किसी एक का जो है रेशियो वो ज़्यादा रहेगा, कोई एक ज़्यादा क्वांटिटी में रह सकता है, या तो लैम्डा ज़्यादा रहे या फिर कैप्पा ज़्यादा रहे। तो हम इससे भी पकड़ लेते हैं कि लाइट वाली यानी छोटी वाली जो चेन है, वो उसका अगर अनुपात बिल्कुल सेम नहीं है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हो सकता है कि मल्टीपल माइलोमा का केस हो, रोगी की बॉडी में भले ही कैंसरस सेल कम हो, जो फालतू वाला जो प्रोटीन है वो कम हो, लेकिन यहाँ पे रिस्क बढ़ता है। और जब हम पेशेंट का इलाज करते हैं, तो जैसे जैसे इसका अनुपात घटता है, बराबर आता है, वैसे वैसे हम समझते हैं कि चलो हमारा दवाई काम कर रहा है, ट्रीटमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम पेशाब की जांच करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरिन टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट में सबसे पहला हम क्या टेस्ट करते हैं, यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि हम यूरिन में प्रोटीन, वो जो फालतू वाली जो प्रोटीन थी ना, एम प्रोटीन, जो कि कैंसर वाली सेल, माइलोमा सेल जो कि निकाल रही थी, हम उसी को टेस्ट करते हैं। पेशाब में कोई भी अगर प्रोटीन एक्स्ट्रा है तो किस लिए है, होना तो नहीं चाहिए, यहाँ पे है। अगर एम प्रोटीन है तो हम झट से पकड़ लेंगे कि पेशेंट जो है वो मल्टीपल माइलोमा का हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि ये टेस्ट हमने क्यों किया, ताकि हम हड्डियों का डिटेल से स्ट्रक्चर्स या फिर हड्डी के अंदर जो स्पॉन्जी सेल है जहाँ पे बोन मैरो है, हम उसका स्टडी कर सके, डिटेल्ड अध्ययन कर सके। पेशेंट को हमेशा दर्द रहेगा, पेशेंट को हमेशा घुटने में दर्द होगा, हड्डी के जोड़ों में तकलीफ होगी, पेशेंट का वजन अचानक से कम होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा अगर फीवर लगा है तो लगा ही रह जाएगा। साथ ही साथ पेशेंट को हिप पेन होगा, कमर में दर्द होगा, एड़ी की हड्डियों में दर्द उनको महसूस होगा। अगर आप एक्सरे में देखोगे या फिर एमआरआई सीटी स्कैन में देखोगे तो आप पाओगे कि हड्डी के बीच में क्या है, छोटा सा हमको होल दिख रहा है, छेद दिख रहा है, उसको हम लाइटिक लीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हड्डी के बीच में छेद हमको देखने को मिलता है। तभी तो हम बोलते हैं कि जो मल्टीपल माइलोमा का जो पेशेंट होता है उसके हड्डियों में फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उसकी बॉडी में खून की कमी है या फिर इसका रोगी जो भी है, उंगली कट जाएगा, खून बंद ही नहीं होगा, खून बहते जा रहा है, क्योंकि बॉडी में प्लेटलेट में भी दिक्कत हो गई है। बोन मैरो टेस्ट करवाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ये है कि ये जो कैंसर है वो बोन मैरो में तो है, तो बोन मैरो में से आप हिप यानी कमर के आपके पास की जो बोन मैरो है वहां से आप बोन मैरो खींचोगे इंजेक्शन में, सिरिंज से, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट करने के लिए भेजोगे, तो कौन सा टेस्ट होगा, पहला टेस्ट जो होगा वो होगा फ्लोरेसेंस इन सितु हाइब्रिडाइजेशन, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको फिश भी बोल सकते हैं। और ये क्यों किया जाता है, बोन मैरो में आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसके अंदर डीएनए बहुत सारे होते हैं। डीएनए क्या करते हैं, डीएनए में हमारे गुण छिपे होते हैं, मम्मी और पापा से जो गुण है वो हमारे में ट्रांसफर होते हैं, और ऐसा ऐसा क्रोमोसोम बहुत सारा हमारे बॉडी में होता है जिसकी वजह से हमें आंखों का रंग, हमारे बालों का रंग हमारे माता और पिता से मिलता है, हमारी हैबिट्स मिलती है, हमारा आवाज़ मिलता है, हमारा हाइट कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन हाइट को तो हम इंक्रीज कर भी सकते हैं। लेकिन चलिए वो सब बातें ठीक है, लेकिन बॉडी के स्ट्रक्चर्स अगर सिमिलर मम्मी और पापा से हैं तो किसकी वजह से, क्रोमोसोम की वजह से है। और एक क्रोमोसोम में बहुत सारे डीएनए पाए जाते हैं और उस डीएनए के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो आप बोन मैरो का टेस्ट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, इस क्रोमोसोम की अच्छे से जांच करो, और ये जो क्रोमोसोम है कहीं इसमें बदलाव तो नहीं आ रहे हैं, कहीं इसमें चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, किसकी वजह से, कैंसर की वजह से, क्योंकि अब बॉडी में कैंसरस सेल आ गई है, वो अपनी संख्या को बढ़ा चुकी है। तो क्रोमोसोम में क्या अफेक्ट डालती है, वो क्रोमोसोम को कैसे बर्बाद करती है, वो कितना बर्बाद कर चुकी है वो, इस चीज को देखने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं बोन मैरो को निकाल करके, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि अगर क्रोमोसोम दो अगर अगल बगल में है, माना ये एक क्रोमोसोम है ये दूसरा है, चलिए अगर आप देखोगे जो मल्टीपल माइलोमा के जो रोगी होंगे ना, उसका क्रोमोसोम में सबसे पहला क्या होगा, ट्रांसलोकेशन, यानी क्या होगा कि इस क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट इस क्रोमोसोम के ये वाले पार्ट से एक्सचेंज कर लेगा। यानी समझो आप, मैं अपना हाथ काट करके किसी और को मैंने अपना हाथ दे दिया और उसका हाथ मैंने ले लिया, तो क्या मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, क्या ये मेरी बॉडी पहले से ऐसी थी, बिल्कुल भी नहीं थी, ट्रांसलोकेट हो गया। होता है कभी कभी क्रोमोसोम का, समझिए कि इसका ये वाला पार्ट गायब हो गया, अगर आप इसका ये वाला पार्ट अगर आप गायब कर दोगे तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा ना। तो क्रोमोसोम में ये वाला बदलाव भी देखने को मिलता है किस रोगी में, मल्टीपल माइलोमा के रोगी में, जिसके बॉडी के अंदर मोड मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल में कैंसर हो गया है। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, माइलोमा सेल अब बोल रहे हैं, जो कि प्लाज्मा सेल पहले था, लेकिन क्योंकि अब उसमें कैंसर हुआ है तो हम उसको माइलोमा सेल बोल रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और जब आप देखोगे कि क्रोमोसोम बहुत सारे हो गए हैं, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अदला बदली नहीं हुई है, लेकिन मेरे जैसे ही बहुत सारे हो गए हैं, क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा हो चुकी है, जब उस ऐसी कंडीशन होती है हम उसको बोलते हैं हाइपर डिप्लॉइडी। और दूसरा है जीनोम सीक्वेंसिंग, जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इसमें डीएनए बहुत सारे होंगे, लेकिन ये एक सीक्वेंस में होते हैं, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, 2 का पहाड़ आता है, फिर 3 का पहाड़ आता है, फिर 4 का आता है, फिर 5 का आता है, तो ये एक सीक्वेंस है, एक लाइन में है। लेकिन अगर मैं पहले बोलूँ कि नहीं नहीं पहले 5 का पहाड़ आता है, नहीं नहीं उसके बाद 8 का आता है, तो क्या हुआ, ये सीक्वेंस गलत हो गया, ये लाइन वाइज नहीं है। तो इसी तरीके से जो आपके क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो एक सीक्वेंस है, एक लाइन में है, लेकिन जब इस लाइन में ही गड़बड़ी हो गई अंदर में, तो किसकी वजह से हुई है, वो कैंसरस सेल की वजह से हुई है।
और वो जब कैंसर सेल ऐसा जब कर देता है ना क्रोमोसोम का हाल, तो हम इसी को बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। इसका मतलब वो ये हो गया कि मान लिया कि क्रोमोसोम की अगर हाइट इतनी है तो इसका हाइट बिगड़ गया, ये छोटा हो गया, ये मोटा हो गया। अगर मेरी हाइट अगर इतनी है तो मैं छोटी हो गई, मैं मोटी हो गई, तो क्या हुआ, शेप और साइज में डिफेक्ट आ गया। अब ये जो डिफेक्ट आता है इसी को हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं, और इस ये जो डिफेक्ट आता है उसी के अध्ययन को हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। और इसमें हम ये पता लगाते हैं कि क्रोमोसोम का शेप साइज बिल्कुल ठीक ठाक है कि नहीं है। मल्टीपल माइलोमा का जो पेशेंट है वो डिटेक्ट हो गया, उसके बॉडी के अंदर ये सभी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, अगर बॉडी में इन्फेक्शन तो बिल्कुल है ना, कैंसर सेल है, इन्फेक्शन तो है, तो क्या देना है, सबसे पहले हम एंटीबायोटिक देंगे। पेशेंट को बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द महसूस होता है, पेन मेडिकेशंस देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे ताकि इन्फ्लामेशन जो सूजन हो रही है बॉडी में वो कम हो जाए, कीमोथेरेपी देंगे जो कैंसर सेल्स है उसको मारने के लिए, इम्यूनोथेरेपी देंगे क्योंकि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और उसकी उस क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इम्यूनोथेरेपी करते हैं। साथ ही साथ हम कैंसर के सेल को बॉडी के अंदर दवाई दे करके तो मारते ही हैं कीमोथेरेपी के माध्यम से, लेकिन बाहर से भी हम रेडिएशन देते हैं ताकि वो कैंसर सेल मर जाए और पेशेंट हमारा बिल्कुल ठीक ठाक रहे। उसी को हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं, और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है। अब ये स्टेम सेल क्या है, ये प्लाज्मा सेल ही है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टेम सेल्स को ही हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं। और बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ कि बहुत मुश्किल वाली बात है कि कोई भी हेल्दी पर्सन आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेगा और आपका बॉडी का जो बोन मैरो है उसके कुछ क्राइटेरिया उससे मैच करते हो, बहुत रेयरली ऐसा होता है। लेकिन जिस भी लक के हिसाब से अगर किसी पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए अगर डोनर मिल गया, कोई मिल गया जो उसकी हेल्प कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें हम कैंसर वाले हड्डियों के बीच में से जो बोन मैरो जिसमें कैंसर हो गया है उसको हटा करके फिर हेल्दी बोन मैरो को डालते हैं। उसी को हम बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। इसके अलावा अगर ये वाली चीज़ें नहीं हो पाती है तो ये सारे टेक्निक के माध्यम से हम पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, और ये बीमारी होने के 10 साल तक भी पेशेंट जिंदा रह सकता है, रह जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिम्टम्स अगर दिन पर दिन बदतर होते चले गए तो कोई भी इलाज नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स पे काबू पा सकते हैं। अगर कैंसर सेल मारने में सक्षम हो गए, कैंसर सेल अगर कम है तो वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में है और तब जाकर के पता लगा है कि वो मरीज़ इस चीज़ से ग्रसित है, तो बॉडी को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमने अभी अभी शारदा सिन्हा जी को खोया है, किस बीमारी की वजह से, मल्टीपल माइलोमा बीमारी की वजह से। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये था कि आप और मैं न्यूज़ में सुन तो रहे हैं कि उनको ब्लड कैंसर है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। अगर आज एक जान गई है तो नेक्स्ट टाइम में दूसरी जान नहीं जानी चाहिए, और बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एग्जैक्टली में क्यों है, बॉडी में कैसे हो जाता है। अगर आप कारण पूछोगे तो कारण एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। कोई बोलता है कि ये आपके जीन से ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं और साइंस भी ऐसा मानती है कि जीन से ट्रांसफ़र होते तब हैं जब आपके बॉडी में वो ज़्यादा संख्या में रहे। जैसा कि अभी हमने देखा कि आपके जीन में गड़बड़ी हो गई है, जीन डिफेक्टिव हो गया है, म्यूटेशंस कहते हैं हम उसे। अगर जीन में बदलाव होता है, डीएनए का जैसे सीक्वेंस है और उसमें बदलाव हुआ है तो हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये बॉडी में अचानक से हो जाता है, ये बहुत रेयर कंडीशन है। 1 लाख में 7 लोगों को होता है हर साल, लेकिन इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि शारदा सिन्हा जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति मिले। और इन सब बातों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मुझे ये समझ में आया है, सीख मिली है हम सबको, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो शेयर करती रहूं ताकि आपको समझ में आए। और जो बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो इतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ाने का रीज़न सिर्फ ये है कि वो पेशेंट खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। और खाली हाथ का मतलब है कि सॉल्यूशंस के बिना घर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट ये बोलते रहते हैं कि डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे बीमारी। रीज़न ये है कि नॉलेज की कमी हो रही है, हम भटक रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें पढ़ना है, हमें समझना है, और हमें लोगों को समझाना है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।